हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एडोटैप। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारी CAIB फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम आज ABFM कंपोनेंट का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन दिस वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरनल एक्रूअल्स, हाउ इंटरनल एक्रूअल्स दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। हमने ऑलरेडी देखा है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फंड्स अलग अलग सोर्सेज से अरेंज किए जाते हैं, जिसमें आपकी इक्विटी है या आपके शेयर होल्डर से लिए गए फंड्स हैं। आप ओन जो बैंक्स हैं या जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं उनसे आप लोन्स ले सकते हैं। इसके अलावा देयर इज अनदर मेथड दैट वी कैन यूज टू फाइनेंस आवर ऑपरेशंस, एंड दैट इज इंटरनल एक्रूअल्स। व्हाट आर इंटरनल एक्रूअल? इंटरनल एक्रूअल का बेसिक मतलब है कि कोई भी अर्निंग्स जो कोई भी फर्म करता है, वो सारी की सारी अर्निंग्स, वो सारी की सारी इनकम, वो हमेशा 100% डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दी जाती अमंग्स दी ओनर्स। हम ये जरूर मानते हैं कि वट एवर प्रॉफिट अ पर्टिकुलर कंपनी इज अर्निंग, वो सारा प्रॉफिट जो होता है वो असल में ओनर्स को बिलोंग करता है। लेकिन हर बार ये सारा जो प्रॉफिट है वो 100% ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसका कुछ पोर्शन कंपनी अपने पास बचा करके रखती है। वाई डज दी 100% प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट ऑल दी शेयर होल्डर्स और दी ओनर्स? कुछ इसके बहुत सिंपल रीजन है। पहला रीजन तो बहुत देखो, फाइनेंशियल प्रूडेंस हमें ऑब्जर्व करनी होती है कंपनी के अंदर। कोई भी कंपनी चाहेगी कि अगर वो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस पूरे 1 करोड़ रुपए को वो अपने ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे, क्योंकि उसके बाद वो सारा 1 करोड़ रुपया जो है वो ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाता है, ओनर्स का एसेट बन जाता है। बट कंपनी ऑब्वियसली विड वांट कि कुछ उस प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी अपने पास बचा कर रखे और ओनर्स में या शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करे, सो दैट दिस प्रॉफिट कैन बी अर्नड फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो ये फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिए हम ये काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रेगुलेशंस बनी हुई हैं बाय द रेगुलेटर्स लाइक सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, व्हिच बेसिकली रेगुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दैट कैन बी शेयर्ड विद द ओनर्स। कि आप कितना प्रॉफिट है या कितनी जो इनकम है वो ओनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं एक फिजिकल ईयर के अंदर। इसको लेकर के कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस भी बने हुए हैं, तो इनको फॉलो करते हुए भी कंपनीज अपना सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स, द प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट, ये जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो कंपनी अपने पास रिटेन करके रखेगी, बचा करके रखेगी, इसको हम जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। एंड दिस इज जनरली नोन एज इंटरनल एक्रूवल ऑफ द कंपनी। इंटरनल एक्रूवल मतलब कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस से जो पैसा बन रहा है उसको कंपनी ने अपने पास बचा करके रखा है, और इस पैसे को कंपनी फ्यूचर में यूज करेगी इन ऑर्डर टू रन देयर ऑपरेशंस, राइट? अब ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स आएंगे कहां से? एक तो देखो, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। आपने जितनी टोटल इनकम करी उसमें से आपने जितना प्रॉफिट कैलकुलेट किया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग योर एक्सपेंडिचर्स, एंड उस पे जो भी टैक्स बनता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल टैक्स रेट, वो टैक्स भी आपने दे दिया। नॉन कैश प्रॉफिट्स भी आपके होते हैं विच आर चार्ज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट in the form of provision or reserves, and also the depreciation which is again a non cash expense। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें आपको एक्चुअल कैश पेमेंट नहीं करनी होती, जैसे डेप्रिसिएशन है। वेन एवर वी परचेज अ फिक्स्ड एसेट तो उसको हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हर साल अपने फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में हम एक रिडक्शन दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, क्या इसमें कोई एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर किया जाता है? नहीं। जो भी फिक्स्ड एसेट आप परचेज करते हैं उसका कैश आउटफ्लो उसके फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है। फर्स्ट ईयर, दैट इज द ईयर व्हेन यू हैव परचेज द पर्टिकुलर एसेट। कैश आउटफ्लो तो आपने उसी साल में सारा कर दिया, और फ्यूचर में आप उस मशीन के लिए कोई कैश आउटफ्लो नहीं करेंगे, लेकिन आप उस मशीन की कॉस्ट कम करके जो दिखाएंगे उसको आप डिप्रिसिएशन के थ्रू करेंगे, और वो खर्चा आप दिखाते हैं, और ये खर्चा आपके टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट करके फिर आपकी जो इनकम बचती है उसको हम लोग मानते हैं कि आपका प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअल में तो जैसे मैंने कहा, डेप्रिसिएशन में कोई पैसा दिया तो जा नहीं रहा, वो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो एक्चुअली कंपनी के पास अभी भी पड़ा हुआ है, और इस तरीके से कंपनी उसको भी यूज कर सकती है इन ऑर्डर टू रन देयर ऑपरेशंस। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर इंटरनल एक्रूवल। इसी तरीके से आपके जो नॉन कैश कुछ दूसरे प्रॉफिट्स होते हैं, जो आपने डायरेक्टली कैश आपको रिसीव नहीं हुआ, लेकिन कैश ना रिसीव होने के बाद भी आपके पास कोई बिल्स पेएबल आ गए, बिल्स रिसीवेबल आ गए, जो आपके लिए एसेट का काम करेंगे, ये प्रॉफिट्स भी आपके इंटरनल एक्रूवल के अंदर काउंट होते हैं। क्लियर है? तो ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं इन सभी को हम इंटरनल एक्रूवल की कैटेगरी में डालेंगे। आपको कुछ चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। पहली चीज तो क्या है? इफ द कंपनी हैज प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज कैश्ड आउट, इट विल रिड्यूस द रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट कर रखे हैं पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर, और उन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड को देना ही देना जरूरी है, तो ऑब्वियसली जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि इन अर्निंग्स में से ही सम पोर्शन ऑफ दिस अर्निंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सिमिलरली, डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एक्रूवल,
as it results in increasing the cash balance available to the company even though it does not affect the general reserve। हम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर, लेकिन ये कैश बैलेंस में से डेप्रिसिएशन अभी डिडक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई कैश पेमेंट आउटवर्ड अलाउड नहीं है। डेप्रिसिएशन में कोई भी हम कैश खर्च एक्चुअल में नहीं कर रहे, तो इस वजह से हमारा इंटरनल एक्रूवल डेप्रिसिएशन की वजह से भी बढ़ता है, हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाता है, जितना हम अकाउंट्स में दिखा रहे हैं उससे ज्यादा होता है। ठीक है। Internal accruals can also include other reserves which are created out of current profits, but after paying tax. These reserves can be specific reserves also, like dividend equalization reserve, redemption reserve fund, and other mandatory or statutory reserves which cannot be utilized for any purpose। किसी भी पर्पस के लिए उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। कुछ हमारे फंड्स कंपनी के द्वारा इसलिए बनाए जाते हैं कि वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, जैसे रिडम्पशन रिजर्व, आपके डिवेंचर्स को, आपके बॉन्ड्स को, आपकी कंपनी के बॉन्ड्स को रिडीम करने के लिए जो फंड आप बनाकर रखते हैं, इस फंड का पैसा सिर्फ बॉन्ड्स को पे बैक करने के लिए जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन का जो पैसा है वो डिविडेंड इक्वलाइज करने के लिए आपके इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी और पर्पस के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये भी एक चीज है कि कंपनी कितना अपना इंटरनल एक्रूवल, कितना अपना रिटेन्ड अर्निंग इन स्पेसिफिक रिजर्व्स के अंदर डालती है और कितना अर्निंग जनरल रिजर्व के अंदर डालती है, विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। ठीक है। Internal accruals or the plowed back profits become equity if these are converted into bonus shares for which regulations exist. Company may also decide that they will not distribute the retained earnings amongst the owners, लेकिन वो उस retained earnings से ओनर का कैपिटल बढ़ा देंगे, यानी ओनर की इक्विटी बना देंगे उस प्रॉफिट को। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे कंपनी अपने इंटरनल एक्रूवल्स को फंडिंग के लिए यूज कर सकती है। बट अगेन देयर आर रेगुलेशंस फॉर दिस प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कि किस तरीके से, किन रूल्स का ध्यान रखते हुए यू कैन कन्वर्ट द इंटरनल एक्रूवल इनटू इक्विटी, राइट। सो ये जो आपके इंटरनल एक्रूवल है, इनसे फायदा क्या है, वाई डू वी यूज और वाई डू वी प्रेफर टू यूज देम एज पार्ट ऑफ आर फंडिंग स्ट्रेटजी। एक तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है कि आप उन एक्रूवल को किस लिए यूज करेंगे या किस लिए यूज नहीं करेंगे। कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि अगर आपने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड के अंदर उसको डाल दिया है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के अंदर उसको डाल दिया है, तो उस फंड्स के तो यूजेस लिमिटेड है। लेकिन अगर आप उसे जनरल रिजर्व के अंदर रखते हैं तो आप उसे किसी भी रीजन के लिए, जिसके लिए भी कंपनी चाहती है, दे कैन यूज इट फॉर दैट। इसके बाद दे कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो कंपनी का ही अर्निंग है, तो उसको जब चाहे, जितने टाइम चाहे उसको यूज कर सकते हैं। दीज इंटरनल एक्रूवल्स डू नॉट हैव एनी कॉस्ट और इंटरेस्ट दैट हैज टू बी पेड बैक, क्योंकि कंपनी का ही प्रॉफिट है, इसके लिए कंपनी को कोई रिटर्न नहीं देना पड़ता किसी को। तो ये बहुत ही चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है, राइट। इंटरनल एक्रूवल्स आर रेडिली अवेलेबल, जब आप चाहें तब उस मनी को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो मनी आपके पास तुरंत पड़ी हुई है, आपको शेयर होल्डर्स की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको बैंक्स की वेट नहीं करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ग्रांट यू इक्विटी और लोन। इंटरनल एक्रूवल्स आर वेरी लिक्विड, क्योंकि ये जिस फॉर्म में इन्वेस्ट किए जाए उसी फॉर्म में रहेंगे। अगर कैश फॉर्म में आपने रखा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा लिक्विड है। अगर आपने उस सारी रिटेन्ड अर्निंग्स को कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है, जितना लिक्विड वो इंस्ट्रूमेंट है, उतना ही लिक्विड आपका इंटरनल एक्रूवल बनेगा। सो लिक्विडिटी इज ऑल्सो वेरी हाई इन दिस केस। द यूज ऑफ अवेलिंग ऑफ इंटरनल एक्रूवल डज नॉट चेंज द ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओनरशिप स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, आपके नए शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे, कोई आपकी पुरानी जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट नहीं होगी, और ये सारा भी फायदा है हमारा इंटरनल एक्रूवल को यूज करने का। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज अ वेरी चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन कुछ इसके कॉन्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ इसके चैलेंजेस हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। एक तो क्योंकि ये फंड्स रेडिली अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल होने की वजह से हमारी टेंडेंसी हो सकती है कि हम इन फंड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर दें। कंपनी मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से फंड्स को यूज ना करे। इफ द कंपनी इज टेकिंग अ लोन और इफ द कंपनी इज रेजिंग न्यू इक्विटी, तो वो उस नए फंड का बहुत ध्यान से यूज करती है, क्योंकि इस फंड के साथ कॉस्ट अटैच्ड है। लेकिन इंटरनल एक्रूवल के साथ, जैसे मैंने कहा, देयर इज नो कॉस्ट अटैच्ड, सो कंपनी माइट ऑल्सो फेस द रिस्क कि वो उन फंड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर दे, या बहुत अच्छा यूज उसका ना कर पाए, क्योंकि उनको लग रहा है ये सस्ता फंड है, कहीं भी इसको यूज कर देते हैं। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ दीज फंड्स इन रियलिटी इज हायर। ऑब्वियसली इन टेक्निकलिटी वी सी दिस फंड हैज नो कॉस्ट अटैच्ड, लेकिन ये फंड का कॉस्ट कुछ ना कुछ जरूर होता है, क्योंकि ये फंड बेसिकली अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड है, जो ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। एंड इफ द कंपनी गेट्स इनटू दिस टेंडेंसी ऑफ increasing their general reserve and retaining all their profits and not distributing the profits among the public, तो उससे जो पब्लिक में शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनका कॉन्फिडेंस रिड्यूस होगा, उनको लगेगा कि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा रहे, और वो शायद आपके शेयर्स को बेच दें, आपके शेयर्स ना रख अपने पास रखना चाहें, तो आपका मार्केट प्राइस जो है शेयर मार्केट में आपके शेयर्स का, वो कम हो सकता है। ठीक है। तो ये एक रिस्क होता है। इसके बाद द कंपनी कैन नॉट बिल्ड अ गुड डिविडेंड ट्रैक। अगेन, अगर वो बार बार अपने जो डिविडेंड है उसको होल्ड करती है, तो इसका मतलब कंपनी दोबारा जो शेयर होल्डर्स को है वो बेटर रिटर्न नहीं दे पा रही है, पब्लिक इंटरेस्ट कम हो जाएगा।
राइट। सेफ्टी कवर जो रिटेन अर्निंग्स का होता है वो कम हो जाता है अगर आप अगर आप रिटेन अर्निंग्स को अपने डेली ऑपरेशंस के लिए यूज करते जा रहे हैं। तो इमरजेंसी में जब आपको अपने रिटेन अर्निंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इन केस ऑफ सम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो आपको वहां पर अपना जो रिटेन अर्निंग्स है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए रिटेन अर्निंग्स का हमेशा जुडिशियस यूज करना चाहिए। इसको इमरजेंसी के लिए भी हमें बचा करके रखना चाहिए, इन केस इफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी डिक्लाइन कंसिडरेबली और द ऑपरेशंस और द इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी, इट गेट्स स्लोड डाउन, तो आप उस रिटेन्ड प्रॉफिट्स का यूज करें अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। ठीक है। द ईज ऑफ यूज एंड नो कॉस्ट एलिमेंट इंड्यूसेस द मैनेजमेंट टू लॉक अप फंड्स इन प्रोजेक्ट्स व्हिच मे नॉट बी वेरी वेल स्क्रूटनाइज्ड। तो अगेन वही बात है कि अगर आपके मैनेजमेंट को लगता है कि अरे सस्ता फंड है, ये हमारे पास पैसा जो है कंपनी का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हो सकता है आप इसे किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दें जिससे रिटर्न बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। सो ऑल दीज चैलेंजेस दे हैव टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर डिसाइडिंग टू यूज द इंटरनल एक्रूवल एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनी काइंड ऑफ अ कंपनी। So this is everything that you should know about your internal accruals as a source of finance। और इसी सीरीज के अंदर हम कंटिन्यू करते रहेंगे और दूसरे जो फाइनेंस के सोर्सेज हैं उनके बारे में ही बात करते रहेंगे, जैसा हमारे चैप्टर नंबर 7 एबीएफएम कंपोनेंट के अंदर डिस्कस्ड है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।